गुड इवनिंग। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा जो ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल स्टार्ट किया गया है, उस चैनल के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश में से तटीय मैदान के बारे में। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें हमने भारत के जो अन्य भू आकृतिक प्रदेश हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया है। यदि आपको वीडियोस देखने हैं तो आप ज्ञान सुधा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और उसमें जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके उनको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो उनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत और उपवर्गीकृत कर सकते हैं। बेसिकली उसमें आप देखोगे जो वेस्टर्न साइड में है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न साइड में है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इनका निर्माण कैसे हुआ वो देखेंगे, साथ ही इनके उप विभाग देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सा जो तट है वो सबमर्जेंस है और कौन सा जो तट है वो इमरजेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार एक संकीर्ण तटीय मैदान से घिरा हुआ है जो दोनों तरफ है, पश्चिमी भाग में भी है और पूर्वी भाग में भी है। पश्चिमी भाग में ये अरब सागर से और पूर्वी भाग में ये बंगाल की खाड़ी के साथ में पैरेलल या समानांतर पट्टी के रूप में स्थित है। इनके निर्माण की बात करेंगे तो इनका निर्माण में सागरीय तरंगों का योगदान है, साथ ही इनके निर्माण में जो पठारी भाग है वहां से जो अवसाद लाए गए हैं उनका भी निर्माण में इनका योगदान है। इसके वर्गीकरण की बात करेंगे तो इनको मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और पूर्वी तटीय मैदान या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो भाग है ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और ये भाग हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। इनका निर्माण कैसे हुआ है वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों से जो निक्षेप है, उनके जो अवसाद हैं वो यहाँ पे जमा होके जलोढ़ के जो निक्षेप हैं यहाँ पे जमा हुए हैं और इसकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। साथ ही जो सागरीय भाग है, जो सागरीय तरंगे हैं, उनके द्वारा जो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक इरोजनल और डिपोजिशनल जो फीचर्स बने हैं उनकी वजह से भी इनका जो तटीय मैदान है उनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं, फोल्डिंग है, फोल्टिंग है, इनकी वजह से इनमें जो इमरजेंस या सबमर्जेंस अर्थात उमज्जन या निमज्जन इन तटों में देखा गया है। तो अब हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप देखोगे तो ये अरब सागर के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक हैं। उत्तर में कच्छ के रन से प्रारंभ होते हैं और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। तो ये कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण में अरब सागर के समानांतर अवस्थित हैं। ये संकरे मैदान है, इनकी जो चौड़ाई है वो कम है, लगभग 65 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। ठीक है, जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक पट्टी मात्र है तथा इसके वजह से जो यहाँ पर हार्बर और जो पोर्ट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो काफी अधिक हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उन्होंने पत्तन और बंदरगाह के विकास को अनुकूलित रूप से प्रभावित किया है। यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें है आपका कांडला, मजगांव, जेएलएन नावाशेवा, मार्मागोवा, मैंगलोर, कोचीन एटसेट्रा। अब हम देखेंगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इसके कितने उपविभाग हैं। तो हम इसको मोटे तौर पर 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला है कच्छ और काठियावाड़ का प्लेन, उसके बाद में आता है गुजरात का मैदान, फिर है कोंकण मैदान, फिर है नीचे कर्नाटका का तटीय मैदान और फिर आता है केरल का मैदान। तो इनको एक एक करके हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कच्छ और काठियावाड़ का मैदान है। इसके अलावा यहाँ जो पूर्वी भाग में है वो गुजरात का मैदान होगा। फिर ये कोंकण आ गया, कोंकण तट के नीचे आ गया कर्नाटका का तटीय मैदान और नीचे आ गया केरल का तटीय मैदान या जिसका दूसरा नाम है मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र की। देखिए, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रायद्वीपीय पठार के जैसी ही है। मतलब ये टर्शरी एज में बना है, तृतीय क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं और इसकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम दक्कन लावा पठार के जैसा ही है। लेकिन वर्तमान में इस भाग में इतना समतलन हुआ है कि इसको हम तटीय मैदान के रूप में देखने लग गए हैं। तटीय मैदान में इसका अध्ययन किया जाता है। कच्छ प्रायद्वीपीय सागर और लेगून से घिरा हुआ एक द्वीप था कोई टाइम पे। बाद में क्या हुआ कि सागर जो समुद्री भाग था वो और जो लेगून था वो सिंधु नदी द्वारा जो तलछट लाए गए, सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी, उसके द्वारा जो डिपोजिशन हुआ उसकी वजह से वो भर दिया गया और वर्तमान में इसका जो ये दलदली क्षेत्र है वो ये निर्मित हुआ है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ की यदि आप जलवायु की बात करेंगे तो वो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है तथा यहाँ पर वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी देखी गई है जिसकी वजह से ये शुष्कता यहाँ पर बढ़ी है।
अब कच्छ के उत्तरी भाग में लवणीय दलदली मैदान है जिसको बोलते हैं ग्रेट रन। ध्यान रखिएगा, इसको डायग्राम में हम देखेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेट रन। इसके दक्षिणी भाग में है लिटिल रन, ठीक है, महान रन, और नीचे है लिटिल रन या छोटा रन, जो कच्छ के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसको हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ का प्रायद्वीपीय भाग। ये आपका हो गया रन ऑफ कच्छ, जो ग्रेटर रन है ये ग्रेटर रन है। ये आपका इसके इधर पूर्वी भाग में लिटिल रन है, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे आप तो ये काठियावाड़ पेनिनसुला या काठियावाड़ प्रायद्वीप है, जिसको सौराष्ट्र का प्रायद्वीप भी कहते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र भी कहते हैं। ये इस डायग्राम में आपको इजीली दिख पाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये ग्रेट रन हो गया, ये मुख्य जो कच्छ का भाग है वो मेनलैंड कच्छ हो गया। इसके पूर्वी भाग में आपको दिखेगा लिटिल रन, और इनके मेनलैंड और लिटिल रन के बीच में ये आप देखेंगे बन्नी प्लेन्स है। बन्नी प्लेन्स या इनको बन्नी ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं, बन्नी घास के मैदान भी बोलते हैं। ये एक आपका अर्धशुष्क यहाँ पे जलवायु मिलती है, और यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि बन्नी ग्रासलैंड्स या बन्नी प्लेन्स कहाँ पे अवस्थित हैं, तो आप इस डायग्राम के थ्रू ये देख सकते हैं। अब कच्छ के जो विशेषता है, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिसमें आपको मांडव प्रसिद्ध है, गिरनार है और गिर है। ये 3 प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। मांडव पहाड़ियों की विशेषता क्या है कि यहाँ से जो हैं छोटी छोटी धाराएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, मतलब यहाँ पर जो अपवाह प्रतिरूप है वो रेडियल प्रकार का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो गिरनार पर्वत है उसकी जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी प्रकार का वो पर्वत है, और जो गोरखनाथ है जिसकी ऊंचाई 1117 मीटर है, वो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय भाग का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा गिर जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और गिर आपको पता होगा फेमस क्यों है, गिर रेंज फेमस क्यों है, ये एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आपका काठियावाड़ और कच्छ क्षेत्र, जिससे आपको पढ़ना है कहाँ लिटिल रन है, कहाँ पे ग्रेटर रन है, बन्नी प्लेन्स कहाँ पे अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र के बारे में पता होनी चाहिए। काठियावाड़ का ही दूसरा नाम है सौराष्ट्र क्षेत्र, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आता है गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान कहाँ पे है, कच्छ और काठियावाड़ के पूर्व में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, और इसका ढलान जो है वो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर है, ठीक है। तो जैसे मैंने डायग्राम जो बताया था उसमें ये था, यहाँ पे आपका ग्रेटर रन था, यहाँ पे मेनलैंड कच्छ था, यहाँ पे लिटिल रन था, यहाँ पे बीच में बन्नी प्लेन्स था। तो इसके जो पूर्वी भाग में है क्या अवस्थित है, इसके पूर्वी भाग में है गुजरात का मैदान। अब ये गुजरात का मैदान है, इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और इस मैदान में गुजरात का दक्षिणी भाग और खंबात की खाड़ी के तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये काफी उपजाऊ मैदान है, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, यहाँ पे कपास की कृषि की जाती है। लेकिन इसका जो तटीय क्षेत्र वाला भाग है वहां पर लोएस के निक्षेप हुए हैं, अर्थात वहां पे जो हीप ऑफ सैंड जिसको बोलते हैं, मिट्टी के जो निक्षेप हुए हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कम उपजाऊ भाग है। अब इसके बाद में आता है कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान गुजरात के मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह दमन से गोवा के बीच में है, 50 से 80 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बेहतर प्रकार के प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। मुंबई के आसपास जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह के लिए बहुत बेहतरीन अवस्थिति ये प्रदान करता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो काठियावाड़ और कोंकण वाला भाग है ये एक सबमर्जेंस का एग्जांपल है। हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि सबमर्जेंस क्या होता है, निमज्जन क्या होता है, लेकिन जो कोंकण मैदान है वो सबमर्जेंस का प्रकार है। आगे आता है कर्नाटक का तटीय मैदान। ये आपका गोवा से लेके मैंगलोर तक अवस्थित है। ये सकरा है, अपेक्षाकृत सकरा है, जिसकी औसत चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर के आसपास है, और मैंगलोर के आसपास इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जो 70 किलोमीटर तक हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं वो काफी खड़े ढलानों से होकर बहती हैं, नीचे उतरती हैं, और वहाँ यहाँ पर जलप्रपात या वाटरफॉल्स निर्मित करती हैं। प्रमुख जो जलप्रपात या वाटरफॉल है वो आपका है शरावती नदी द्वारा बनाया गया घरसोपा या जोग प्रपात, जो इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कच्छ और काठियावाड़, उसके बाद में देखा गुजरात का प्लेन्स, उसके बाद में देखा कोंकण, कोंकण के बाद में देखा कर्नाटका, और लास्ट में जो आता है वो आपका आता है केरल का मैदान या केरल के कोस्टल प्लेन्स। केरल के मैदान को ज़्यादा पॉपुलरली जाना जाता है मालाबार प्लेन्स के नाम से। ये आपका मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच अवस्थित है,
जैसा कि आपको पता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक हैं, और इसका जो लास्ट एंड है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में केरला के मैदान या मालाबार के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक के मैदान से अधिक चौड़ा है, और ये लोइंग एरिया है, लो लैंड एरिया है ये। यहाँ पर बहुत सारी झील, लेगून्स, बैकवाटर्स, पिट आदि मिलते हैं। यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है यहाँ पर बैकवाटर या पश्च जल का पाया जाना, जिसको स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कयाल्स। तो कयाल कहाँ मिलते हैं? कयाल मिलते हैं आपके केरला के मैदान में। कयाल बेसिकली समुद्र के उतले लेगून या इनलेट्स होते हैं जो समुद्र तट के समानांतर स्थित होते हैं, ठीक है। और केरला में जो मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो यही कयाल्स हैं। इसके अलावा इसका जो फेमस एग्जांपल है वो आपको मिलेगा वेम्बनाड में, पुन्नामाद में, अष्टाईमुडी। तो ये कुछ कयाल्स हैं जिनका सिग्निफिकेंस टूरिज्म के लिए है, जिनका सिग्निफिकेंस एनवायरमेंट के लिए है। तो ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कयाल होते क्या है। बेसिकली ये लेगून्स हैं। तो ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान की अवस्थिति आप देखोगे तो ये पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो स्वर्णरेखा से कन्याकुमारी तक है पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान है आपके कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। इन मैदानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो अवसाद लाती हैं उनके द्वारा जो जलोढ़ों के निक्षेप किए जाते हैं उनकी वजह से निर्मित हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदानों के विपरीत इनकी चौड़ाई ज्यादा है। इनकी चौड़ाई ज्यादा होने का रीजन क्या है? वो रीजन है कि ये डेल्टा बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भाग में इसको कोरोमंडल तट या पायन घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये पायन घाट आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट का ही दूसरा नाम है पायन घाट। तो ये इनका लोकल नेम है। यदि इनको लघु इकाइयों में बांटेंगे तो हम देख सकते हैं 3 मैदान। पहला हो गया आपका उत्कल मैदान, दूसरा हो गया आंध्रा मैदान, तीसरा हो गया तमिलनाडु मैदान। उत्कल मैदान का दूसरा नाम ओडिशा का मैदान भी है। तो इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका उत्कल कोस्ट हो गया, ये हो गया आंध्रा कोस्ट, और ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु मैदान। उत्कल मैदान ये 400 किलोमीटर की लंबाई में अवस्थित है, मुख्यतः उड़ीसा में है, और महानदी डेल्टा जहां पर बनाती है वहां पर इसकी चौड़ाई अधिक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी डेल्टा कोई नदी निर्मित करेगी तो वहां पे जो मैदान है वो थोड़े से चौड़े मिलेंगे, और यदि तट के पास में कोई पर्वत श्रृंखला मिलती है या कोई पहाड़ी मिलती है तो वहां पर जो मैदान है वो थोड़े से संकरे मिलेंगे या वहां पर चौड़ाई कम होगी। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो है चिल्का, वो यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। ये हम झील जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से चिल्का, कोलेरू और जितने भी और मेजर लेक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर विशाखापट्टनम का बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये डॉल्फिन नामक जो चट्टान है उसके पीछे अवस्थित है। अब बात करते हैं आंध्रा मैदान की। आंध्रा का जो मैदान है वो पुलिकट झील और बेरहामपुर के बीच में मिलता है। इसके निर्माण में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का योगदान है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा मिलकर ही आंध्रा मैदान बनाती है। और कोलेरी जो है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में अवस्थित एक झील है जो फ्रेश वाटर झील है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ये आंध्र के मैदान की प्रमुख विशेषता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं चिल्का लेक जो आपका उत्कल कोस्ट पे है, ये आपकी आ जाती है कोलेरू। कोलेरू में क्या है? कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर ये झील अवस्थित है जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके नीचे हम देखेंगे पुलिकट झील, जिससे आपका स्टार्ट हो जाएगा तमिलनाडु मैदान, ठीक है। ये आप डायग्राम में ये भी देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप श्रीहरिकोटा, ये स्पिट के थ्रू इससे मेनलैंड से कनेक्टेड है। ये पुलिकट झील हो गई, ठीक है। श्रीहरिकोटा पे आपका जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो अवस्थित है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, वो है तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान जो है आपका कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ की विशेषता है कि जहां पर कावेरी नदी का मुहाना है वहां पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। मुख्य स्थल एवं मन्नार की खाड़ी, साथ ही पाक जल संधि के मध्य कई लघु प्रवाल द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई कोरल आइलैंड्स यहाँ पे छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो ये तमिलनाडु कोस्ट की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ का जो प्रमुख वो है फीचर है वो यहाँ पर बहुत सारे बीचेस का पाया जाना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिन का पाया जाना है। पुलिन या बीच यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें चेन्नई का मरीना बीच बहुत फेमस है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा सागर से पृथक पुलिकट झील इस भाग की प्रमुख विशेषता है। अब हम एक क्वेश्चन आता है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना, इसको देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में अवस्थित है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में अवस्थित है।
इसकी चौड़ाई जो है पश्चिमी तटीय मैदान की वो अपेक्षाकृत कम है, 60 किलोमीटर के आसपास है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये ज़्यादा चौड़े हैं और ये थोड़े से संकरे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की एक प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर तीव्र धाराओं का अपवाह तंत्र मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा हार्डली ही बनता है। अर्थात यहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं, पश्चिमी तटीय मैदान में एस्चुरी बनती हैं, और पूर्वी तटीय मैदान में आपको जो बड़ी नदियां हैं, जो पूर्वी भाग की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मिलकर डेल्टा बनाती हैं। यही कारण है कि जो डेल्टा है, ये आपका तटीय मैदान है, ये चौड़ा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पे लगून बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर लगून तुलनात्मक रूप से कम मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पत्तन निर्माण या हार्बर या फिर आपके जो पोर्ट्स हैं उनके निर्माण के लिए प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध करवाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे डेल्टा नहीं होता, एस्चुरीज बनती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय मैदान है, वहां पर तटीय सीमा सीधी है और कम चौड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे पत्तनों का विकास नहीं हो पाया। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में। अब हम बात करेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की, अर्थात उमज्जित एवं निमज्जित तट रेखा की। तो देखिए, उमज्जित और निमज्जित का मतलब क्या होता है? उमज्जित का मतलब होता है या तो स्थल भाग का उत्थान हो या सागर तल के नीचे आने से ये जो उमज्जन और निमज्जन होता है। मतलब कोई भाग है वो जो लैंड है, या तो फॉल्टिंग की वजह से या सी लेवल चेंजेस की वजह से ऊपर या नीचे आएगा, तो उमज्जन और निमज्जन की स्थिति बनेगी। उमज्जन का मतलब है ऊपर उठना, निमज्जन का मतलब है नीचे जाना। देखिए, भारत का पूर्वी तट, विशेष रूप से इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसे जिसमें आपका आता है तमिलनाडु तट, ये उमज्जित तट का उदाहरण है। उमज्जित मतलब इमरजेंस का उदाहरण है, मतलब वहां पर जो तट रेखा है वो ऊपर है, ऊपर हुई है। दूसरी तरफ भारत का जो पश्चिमी तट है वो उमज्जित और निमज्जित दोनों प्रकार का है। वहां पर सबमर्जेंस भी हुआ है और वहां पर इमरजेंस भी हुआ है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग भ्रंशन के फलस्वरूप निमज्जित हो गया है, फोल्टिंग की वजह से वहां पर निमज्जन हुआ है, जबकि दक्षिणी भाग जो कि केरल तट है, एक उमज्जित या आपका इमरजेंस तट का उदाहरण है। हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि देखिए, काठियावाड़ जो तट है वो आपका सबमर्जेंस का उदाहरण है। इसके अलावा जो कोंकण है, कोंकण तट जिसमें महाराष्ट्र और गोवा तट सम्मिलित हैं, वो आपका निमज्जित तट का ही उदाहरण है। तो काठियावाड़ और कोंकण जो है वो सबमर्जेंस के एग्जाम्पल हैं, अर्थात उसमें निमज्जन हुआ है। कोंकण तट में निमज्जन का जो कारण है वो है फॉल्टिंग। ठीक है। कोरोमंडल तट और मालाबार तट, इसके साथ ही जो उत्कल तट है या उड़ीसा तट है, वो भी आपका उमज्जन का एग्जाम्पल है, इमरजेंस का एग्जाम्पल है। तो इमरजेंस हुआ है कोरोमंडल तट पे, मालाबार तट पे और उत्कल तट पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो इमरजेंस और सबमर्जेंस के हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एक टॉपिक है तटीय मैदानों का महत्व। महत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जलोढ़ से निर्मित है, यहाँ की मृदा उपजाऊ है, चावल यहाँ पर मुख्य फसल है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में नारियल की कृषि भी बहुतायत से की जाती है। कृषि में आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु कोस्ट है वहां पर आपको मैकेनिकल फार्मिंग मिलेगी, वहां पर इंटेंस एग्रीकल्चर मिलेगी, जबकि जो उत्तरी भाग है, जो उत्कल तट है, उड़ीसा वाला भाग है, वहां पे आपको सबसिस्टेंस या जीवन निर्वाह कृषि देखने को मिलेगी। बंदरगाह के लोकेशन है ये, ट्रेड को बढ़ाते हैं, ये ट्रेड स्पॉट्स हैं ये सारे। इसके अलावा यहाँ पर जो तलछटी चट्टाने हैं वहां पर खनिज तेल की प्राप्ति होती है, जैसे केजी जो बेसिन है वहां पर खनिज तेल के और शैल गैस के भंडार वहां पर मिले हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र हैं इसमें देखोगे मुंबई हाई जो इस आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है, वहां पर भी खनिज तेल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के भंडार हैं, क्योंकि केरल तट के जो रेत मिलती है वहां पर, केरल तट पे जो रेत है वहां पे आपको बहुत सारे मोनोजॉइट के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर मत्स्यन या फिशिंग एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। गुजरात के निचले एरियाज में नमक उत्पादित होता है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए बहुत फेमस हैं, क्योंकि केरल के जो बैक वाटर्स हैं, गोवा के जो बीचेस हैं, ये पर्यटन स्थल के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे। तो ये कुछ महत्व है इसका। इसके अलावा एक और महत्व है, वो है इनका एनवायरमेंटल दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, क्योंकि ये जो भाग हैं ये बहुत सारे रीफ्स के, मैंग्रोव्स के या एस्चुरीज के स्थल हैं, जहाँ पर जो जैव विविधता है या जो
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, पर्यावरणीय महत्व हमने देखा। ये कुछ टॉपिक था, ये जो टॉपिक हमने देखा, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इनका जो महत्व है वो है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो तटीय भाग हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, जिसमें एक जो प्रमुख समस्या है वो वहाँ पे ओवर फिशिंग की है। इसके अलावा वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ी हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसके अलावा जो सी लेवल चेंज हो रहा है, सी लेवल चेंज मतलब सी लेवल राइज जो हो रहा है, उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज होने वाले हैं, सबमर्ज हो रहे हैं। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर आपके इन्वॉल्व हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।